एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 13 आर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लानट। तो अर्थ के बारे में ये पूरा चैप्टर है और अर्थ यूनिक एक अलग सा प्लानट है, लाइफ को सस्टेन करता है, मतलब यहाँ पर जीवन मौजूद है। तो हम काफ़ी ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। अब हम फाइनल चैप्टर पर पहुंच गए हैं बुक की, और हमारी जो साइंटिफिक जर्नी है वो अभी मिडिल स्टेज पर ही पहुंची है, क्योंकि आगे भी क्लासेस में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब टाइम आ गया है हम ये ट्राई करें जो भी हमने सीखा है पूरी की पूरी बुक में, हमारे होम हमारी अर्थ पर, जिसके जैसा यूनिवर्स में कोई दूसरा नहीं है प्लैनेट। हमने क्लास 6-7 में भी पढ़ा था कि अर्थ जो है वो सन को ऑर्बिट करता है, यानी कि सन के चारों तरफ अर्थ हमारी घूमती है। अर्थ सिर्फ कोई ऐसे ही प्लैनेट नहीं है, यहाँ पर लाइफ मौजूद है। यहाँ पर डाइवर्स लैंडस्केप्स हैं। डाइवर्स लैंडस्केप का मतलब होता है जैसे कि कहीं पर आप माउंटेन्स देखते हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर रिवर है, तो ये डाइवर्स लैंडस्केप होता है। और कहीं पर बहुत सारे मतलब जंगल हैं। हम आज सैटेलाइट्स की मदद से देख सकते हैं कि हमारे प्लैनेट पर क्या क्या मौजूद है। स्पेस से जो है फ़ोटोज़ ली गई हैं। तो जो इसरो है हमारे देश की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और लगभग 3000 जो है छोटी छोटी इमेजेस, और मतलब आप समझिए कि छोटी छोटी इमेजेस को आप जोड़ करके फिर मतलब बनाते हैं कि एक्चुअली ये प्लेस किस तरीके से दिखता है स्पेस से जब हम फ़ोटोज़ ले रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बट उसकी कलर इमेज ट्रू नहीं है, क्योंकि कलर्स उसमें भरे जाते हैं अलग से, ताकि वो अच्छे से और डिफाइन होकर के दिख सके ये इन्फॉर्मेशन। तो सैटेलाइट इमेजेस जो हैं प्लांट्स जो हैं ज़मीन पर, और छोटी छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ओशन के अंदर, उनको भी स्टडी करने में मदद करती हैं। और हमें ये भी पता लगता है कि ओशन का टेम्परेचर कितना है, ऑयल स्पिल कहाँ पर हो रखा है, जैसे तेल गिर जाता है ओशन में ट्रांसफ़र करते हुए, विंड की डायरेक्शन क्या है। इस चैप्टर में हम ये सारी की सारी चीज़ें और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है, अर्थ इतना स्पेशल क्यों है? वाइल काफ़ी सारे परहैप्स बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, अर्थ है जहाँ पर लाइफ है। मतलब बेसिकली अभी तक हमें यही पता है कि सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ है। हो सकता है आगे जाकर के कोई प्लैनेट मिल जाए, बट फिलहाल तो हमें यही पता है कि अर्थ पर लाइफ है, और यहाँ पर लाइफ थ्राइव करती है, और कई सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। कभी आपने वंडर किया है कि वेयर ऑल लाइफ ऑन अर्थ एक्चुअली एग्जिस्ट? तो एक्चुअली लाइफ अर्थ पर कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? तो देखो, ये अगर पूरी अर्थ है तो अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वहाँ पर पूरी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये अर्थ है। अर्थ में सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल आते हैं। मेंटल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और फिर उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर। तो अर्थ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अर्थ क्रस्ट इज़ लाइक द थिन स्किन ऑफ एन एप्पल। तो क्रस्ट कितनी है, मतलब जिस पर हम लोग रह रहे हैं, वो अगर हम एप्पल को देखें तो उसकी जो रेड कलर की पूरी स्किन है, उसी के बराबर हमारे अर्थ की क्रस्ट है। सारे के सारे जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, जंगल, जानवर, लोग इसी थिन लेयर पर रहते हैं हमारे प्लैनेट के। तो यानी कि हम सभी क्रस्ट पर रहते हैं सारे, चाहे वो टॉलेस्ट से टॉलेस्ट माउंटेन हो, चाहे ओशन का डीपेस्ट ट्रेंच हो। ट्रेंच बेसिकली गड्ढा होता है, और ओशन की बिल्कुल गहराइयाँ, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ क्रस्ट में ही आता है, जिसमें सारी की सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। है ना? इफ़ अर्थ एक एप्पल के साइज़ की होती तो क्रस्ट जो है वो उसकी सिर्फ और सिर्फ थिन लेयर ही होती। दिस डेलिकेट लाइफ सपोर्टिंग लेयर इज़ व्हाट मेक्स अर्थ ट्रूली स्पेशल। तो जो ये अर्थ तो मतलब अंदर गहराइयों में बहुत ज़्यादा है, बट बाहर बाहर की लेयर पर ही क्रस्ट अवेलेबल है, वहीं पर ही लाइफ मौजूद है।
बच्ची सोच रही है कि अर्थ जो है यूनिक कैसे हुई, यहाँ पर लिविंग बीइंग किस तरीके से ग्रो हुए और सरवाइव करे। तो एक एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। तो कुछ फीचर्स जो हैं अर्थ के, हम कुछ चीज़ों को ना ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए। चलिए आइए कुछ कुछ चीज़ें करते हैं। एयर वी ब्रीथ डजेंट फ्लाई ऑफ एंड डिसअपियर इनटू स्पेस। तो जो हम हवा में सांस लेते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो उड़ नहीं जाती है ऑक्सीजन, और हम उसमें मतलब सांस ले पाते हैं। और पार्टिकल्स के जो गैस के पार्टिकल्स हैं मूव करते हैं फ्रीली, बट फिर भी ऐसा नहीं होता है कि वो उड़ ही जाती है। ग्रेविटी उसको एक बैलेंस बना करके रखती है ना। तो हम खड़े कैसे हो पाते हैं? ग्रेविटी की वजह से। तो आप और भी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आपने रियलाइज़ किया कि अर्थ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इस पर ही तो रहते हैं ना। ये हमें प्रोवाइड करती है हवा से जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, मिट्टी जिसमें हम लोग फसलें उगाते हैं। अर्थ हमें पत्थर और हम मतलब लकड़ी सब कुछ देती है हमारे घर, रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। आप क्यूरियस होंगे कि क्या है अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है। वो सिर्फ लाइफ ही यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, बट लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती है, साथ साथ हम लोग ज़िंदा भी रह पा रहे हैं। अब हमारा जो ये प्लैनेट है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, व्हाट डू द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम लुक लाइक। तो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स कैसे लगते हैं दिखने में? तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में, बियॉन्ड अर्थ वाले चैप्टर में। अब रिकॉल करें कुछ चीज़ें जो आपने पढ़ी थी। सोलर सिस्टम के पास मतलब है ना 8 प्लैनेट्स हैं दैट गो अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स, है ना। तो सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स मूव करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और उनके डिस्टेंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सन के सबसे पास है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना। इस तरीके से सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन सभी प्लैनेट्स में से जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये रिलेटिवली स्मॉल हैं और रॉकी हैं। तो आपको याद रखना है, ये जो इनको इनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को। इनका साइज़ छोटा है और इन पे रॉक्स पाए जाते हैं। जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये बड़े प्लैनेट्स हैं और मोस्टली ये गैसेस के बने हुए हैं। एक और एक्टिविटी आपको कलेक्ट करना है टेम्परेचर और साइज़ गूगल वगैरह से, और कि प्लैनेट्स का साइज़ क्या है और उनका टेम्परेचर क्या रहता है और फिर उनका एटमॉस्फेयर कैसा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। हमें पता है कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम के, वो अपनी एनर्जी तो सन से ही लेते हैं, है ना। इसलिए हम जब प्लैनेट सन के पास होता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जब वो उससे दूर जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो बट ये जनरली तो करेक्ट होता है, एक्सेप्ट वीनस जो सेकंड प्लैनेट है सन से, बट उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, वीनस सबसे गर्म है। ऐसा क्यों है? तो वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसलिए नहीं क्योंकि वो सन के बहुत पास है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है ना वीनस का, वो बहुत ही थिक है ना, बहुत ही मतलब मोटा सा ऐसा है कि वो अपने एक बार हीट आ जाती है ना तो उसको बाहर नहीं जाने देता है। हीट को ना वीनस ट्रैप कर लेता है, इस वजह से वीनस हॉटेस्ट है। इसको ना इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। वीनस हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि वो उसको ट्रैप कर लेता है, सन की हीट को बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है। जो एयर है ना वीनस पे, वो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई है और इसकी वजह से वो हीट को एस्केप नहीं होने देता। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वीनस की जो एयर है वो किसकी बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की बनी है। और इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि एक बार अगर सन की हीट आ गई, फिर ना वो ट्रैप हो जाएगी। अगर एटमॉस्फेयर मतलब ऐसा है वो हीट को ट्रैप कर ले रहा है और हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो इसी हम फिनोमेना को ना बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और इसी वजह से वीनस मरकरी से ज़्यादा गर्म है, जबकि मरकरी पास है फिर भी वीनस गर्म है, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर थिक है और वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ एटमॉस्फेयर है, वो सन की हीट को बाहर नहीं जाने देता है, ट्रैप कर लेता है।
अर्थ पर भी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर लेती हैं और इसकी वजह से जो अर्थ है वो गर्म हो रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए अर्थ पर राइट टेम्परेचर। सन की जो लाइट आती है अर्थ पर उसको ट्रैप करके रखता है हमारा एटमॉस्फेयर उस हीट को, और कुछ हीट वापस भी चली जाती है और कुछ हीट ट्रैप हो जाती है। और यही जो प्रोसेस होता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है, उसी की वजह से जो है अर्थ गर्म रहती है। इम्पॉर्टेंट भी, और ग्लोबल वार्मिंग का भी यही रीज़न है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ रही है एनवायरनमेंट में तो हीट ज़्यादा ट्रैप होगी, उसकी वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है। अ स्टेप फर्दर, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, और ग्रीन हाउस और प्लांट्स के लिए भी बनाया जाता है ठंडी जगहों पर स्पेशली। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो कि वीनस पर और अर्थ पर होता है वो आप मतलब सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेट भी कर सकते हो टू ट्रैप द हीट। सेम तरीके से तो नहीं होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। जो कूल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वीनस और अर्थ पर गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं वो हीट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और मतलब हो जाती है गर्मी, है ना। बट जो प्लांट ग्रीन हाउस होता है ना वो क्या करता है, ट्रैप करता है वार्म्ड एयर सिंपली बिकॉज इट इज़ अ क्लोज्ड स्पेस यूजुअली विद द ग्लास वॉल्स। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली ऐसा नहीं होता एटमॉस्फेयर जैसा ग्रीन हाउस में, बट क्या होता है क्योंकि ग्लास वॉल्स होती है और ये पूरी तरीके से हर तरफ से बंद होता है तो हवा बाहर और अंदर ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही होती है। तो जब धूप इस पर पड़ती है तो ये बाहर से गर्म हो जाता है और प्लांट्स को जो गर्मी चाहिए होती है वो मिल जाती है। इट हीट्स अप ड्यूरिंग द डे, तो दिन के टाइम ये गर्म हो जाता है, बट द एयर स्टेज इन, और हवा अंदर की अंदर ही रह रही है, एंड द हीट डज नॉट एस्केप ईजिली, और जो गर्मी है वो ईजिली बाहर नहीं निकलती। वाइल बोथ कीप थिंग्स वार्म दे डू इट डिफरेंटली। तो ग्रीन हाउस में क्या है कि सूरज की गर्मी है वो अपने अंदर रख पा रहा है क्योंकि वो हवा बाहर और अंदर ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही है। बट एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में अर्थ पर वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस हीट को बेसिकली आप समझिए होल्ड करती है, ट्रैप करती है। अब आके आता है व्हाट मेक्स द अर्थ सूटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। तो अर्थ पर जो है वो लाइफ किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, तो हमें अर्थ की पोजीशन समझनी पड़ेगी। तो ये देखो ये सन है, अगर अर्थ यहाँ पर होती सन से इतनी दूर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती, और अगर इतनी दूर होती तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती। अब अर्थ जस्ट राइट बिल्कुल सही हैबिटेबल जोन में आती है, इसलिए अर्थ पर हम लोग रह पा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि अर्थ पर लाइफ सपोर्ट होती है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कि हमारी जो अर्थ है वो सन से कितनी दूरी पर है, जस्ट द राइट डिस्टेंस पर है, बिल्कुल सही डिस्टेंस पर है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पा रहा है। अगर अर्थ ज़्यादा क्लोज होती सन के तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती और सारा का सारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता। अगर थोड़ी और दूर होती तो इतनी ठंडी हो जाती कि पानी फ्रीज़ हो जाता। ऐसे एक्सट्रीम केसेस में लाइफ यहाँ पर हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए जो कि अर्थ पर रहते हैं। ऑल्दो कुछ माइक्रोब्स जैसे कि अलग अलग बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं बहुत ही ठंडे एनवायरनमेंट में, है ना, बट ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल यही सही टेम्परेचर चाहिए जो कि अर्थ का होता है। अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो अलाउ करता है कि पानी जो है मोस्टली ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए और हमारे सस्टेनेंस जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और ये जो रेंज है ना डिस्टेंस का, सन से हमारी अर्थ का जो डिस्टेंस है जिस पर पानी लिक्विड रह पाता है, इसको हम लोग हैबिटेबल जोन या फिर कई बार हम इसको गोल्डीलॉक्स जोन भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना कि हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक्स जोन्स क्या होते हैं। तो देखो जो प्लैनेट है जैसे कि यहाँ पर अर्थ,
अगर सन से इतनी दूरी पर है कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वाटर लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, तो वो हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक जोन होता है उस प्लैनेट के लिए। तो हमने स्टडी किया है सोशल साइंस में कि अर्थ का जो सरफेस है मोस्टली वो पानी से घिरा हुआ है। दस जब हम स्पेस से देखते हैं तो अर्थ हम लोगों को ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारा पानी है, इसलिए साइंटिस्ट अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि स्पेस से देखने पर अर्थ ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है। एक और स्टेप फर्दर, अब क्या मार्स लाइफ को सपोर्ट कर सकता है? मार्स कहाँ पर रहता है? मार्स बिल्कुल एज पर रहता है। जैसे हमने देखा ना हैबिटेबल जोन, अर्थ तो प्रॉपर हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक जोन में आती है, बट जो मार्स है वो गोल्डीलॉक जोन के बिल्कुल किनारे पर, एज पर है। कुछ स्पेसक्राफ्ट जो है मार्स पर भेजे गए हैं, रोवर्स यानी कि मार्स के अराउंड घूमने वाले स्पेसक्राफ्ट जो भेजे गए हैं, रोवर्स है ना, और फिर लैंडर्स जो कि लैंड भी करे हैं, उन पर लैंड किया है और उन्होंने मार्स के सरफेस को एक्सप्लोर किया है। बट लाइफ का तो कोई प्रूफ आज तक अभी तक तो मार्स पर नहीं मिला है। हाउएवर साइंटिस्ट सोचते हैं कि पास्ट में मार्स पे जो है पानी शायद लिक्विड फॉर्म में रहा होगा, और मे बी इवन वहाँ पर कुछ लेक्स भी होंगे एंड कंडीशंस दैट कुड सपोर्ट सिंपल लाइफ फॉर्म्स। तो ऐसा हो सकता है कि मार्स पे बहुत ही सिंपल सी लाइफ फॉर्म्स, कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो, शायद वहाँ पर हो, क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है वहाँ पे कभी लेक्स वगैरह रहे हो। एक रीज़न है कि मार्स जो है इंटरेस्ट में है साइंटिस्ट के, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है साइंटिस्ट को। इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस दैट साइंस डजंट ऑलवेज हैव फाइनल आंसर्स। तो हमें ये भी समझ में आता है कि साइंस के पास हमेशा फाइनल आंसर्स नहीं होते हैं। हमें एक्सप्लोर करना होगा, क्लूज़ लगाने होंगे और ओपन रहना होगा चेंजेस के लिए, कि चीज़ें हमें आगे और भी ज़्यादा समझ में आ सकती हैं। अभी बच्ची सोच रही है कि क्या टेम्परेचर और डिस्टेंस सन से सिर्फ इकलौता फैक्टर है क्या, कि कोई प्लैनेट हैबिटेबल होगा या नहीं होगा। जैसे कि अर्थ जो है बिल्कुल गोल्डीलॉक जोन में है, हैबिटेबल जोन में है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है और वहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। क्या सारे प्लैनेट्स के लिए सिर्फ यही काफ़ी है क्या? अभी बच्चा सोच रहा है क्या होगा कि अगर अर्थ का साइज़ थोड़ा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता तो क्या होता। अब साइज़ ऑफ द अर्थ पे आते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अर्थ हैबिटेबल है, यानी कि इस पर जीवन मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं अर्थ के साथ साथ सब सर्कुलर, ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन में सन के अराउंड घूमते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है प्लैनेट्स पर पड़ती है और हीट हमें मिलती है पूरे साल। और इसी की वजह से समर्स भी होते हैं, विंटर्स भी होते हैं, क्योंकि अर्थ गोल गोल घूम रही है। हाउएवर मॉडरेट टेम्परेचर, जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, वो सन से, क्योंकि हम बिल्कुल करेक्ट डिस्टेंस पर हैं, इस वजह से हमें देखने को मिलता है। बट सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, सिर्फ हैबिटेबल बना रहा है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं। प्लैनेट बिल्कुल राइट साइज़ का भी है, अर्थ बिल्कुल राइट साइज़ का भी है, ताकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करे जितनी ज़रूरत है, बाकी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने पहले जैसे पढ़ा है कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी कई सारी लेयर्स होती हैं और उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जिसकी वजह से अर्थ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन की वजह से हम लोग सांस लेते हैं, है ना। तो डिफरेंट गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने चैप्टर 5 में पढ़ा कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो एटमॉस्फेयर को और इन गैसेस को अपनी तरफ खींचती है। अगर अर्थ छोटी होती, बेसिकली जो अभी साइज़ है उससे छोटी होती, बट उसकी एवरेज डेंसिटी सेम होती, तो इसकी जो ग्रेविटी है वो काफ़ी वीक हो जाती और गैसेस को अर्थ होल्ड नहीं कर पाती जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, और जो गैसेस हैं वो एस्केप आउट कर जाती अगर अर्थ छोटी होती। तो मार्स में जो एटमॉस्फेयर है वो 100 टाइम्स थिन है, 100 टाइम्स पतला है मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ से, और मरकरी के पास तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पर गैसेस है ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, और वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिक है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है। मरकरी पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो ये सारे रीजंस हैं कि साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि
आपकी अर्थ हैबिटेबल है इसलिए। दूसरी तरफ अगर प्लैनेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, परहैप्स सब कुछ ही प्लैनेट जो है सरफेस की तरफ खींचने लगेगा। पुल्स डाउन टू द प्लैनेट विथ सच अ ग्रेट फोर्स दैट आवर बोन्स कुड बी क्रश्ड। तो अगर प्लैनेट और ज़्यादा बड़ा होता तो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती कि इतनी तेज़ी से प्लैनेट हमें नीचे की तरफ खींच रहा होता कि शायद हमारी हड्डियाँ ही टूट जाती। इसीलिए अर्थ एकदम राइट साइज़ की है, जिसकी वजह से वो अपने एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट होल्ड कर पा रही है। जो अलग अलग गैसेस हैं ग्रेविटी की वजह से वो होल्ड हो रही हैं और जिनकी हमें ज़रूरत है वो हमें मिल रही हैं, तो हमें लाइफ फॉर्म सही से यहाँ पर चल रही है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमें ब्रीथ करने को अलाउ करती है, और ऑक्सीजन सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स जितनी भी अर्थ पर सबको ऑक्सीजन चाहिए। बट ऑक्सीजन जो है उसका एक और रोल भी है। कुछ ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में है जो कि ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। ओजोन 3 ऑक्सीजन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है O2, मतलब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। एटमॉस्फेयर में हायर लेयर्स में O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ओजोन बनाते हैं। वो एक लेयर है पूरी की पूरी जो कि हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। तो ओजोन क्या है? एक 3 एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। और ये लेयर एक्ट करती है एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह, हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है सन की। और ये जो सन की यूवी रेज है ये हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती हैं अगर ये डायरेक्ट पहुंच जाए। तो एक ओजोन की लेयर भी है एटमॉस्फेयर में जो हमें इन हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। अब आज साइंटिफिक हेरिटेज में हम लोग देखते हैं कि इंडिया का मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो 2013 में लॉन्च किया था हमारी इसरो ने। बहुत बड़ा स्टेप था मार्स को एक्सप्लोर करने का, और इसने स्टडी किया प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को, उसके सरफेस को, और कैसे पास्ट में वहाँ पर वाटर के साइन मिलते हैं। कई बार जो सीनियर साइंटिस्ट हैं वो हेल्प लेते हैं, पूछते हैं, कई बार हम बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि वॉज मार्स एवर सूटेबल फॉर लाइफ? क्या कभी ऐसा था? क्या कभी पुराने ज़माने में कई सदियों पहले क्या मार्स पर लाइफ पॉसिबल थी? मंगलयान ने शो किया दुनिया को दैट इंडिया कुड डू स्पेस साइंस विद स्मार्ट लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी एंड इट हेल्प ब्रिंग मार्स क्लोजर टू ऑल ऑफ अस। तो मंगलयान काफ़ी कम कॉस्ट में बनाया हुआ प्रोजेक्ट था जो लॉन्च किया गया, और हमें मार्स के बारे में से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। हमें समझ में आया कि वहाँ पर पास्ट में पानी की प्रेजेंस थी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यहाँ पर अर्थ पर हम कैसे रह पा रहे हैं। बच्चा सोच रहा है डज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ हैव एनी रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ? तो हाँ, लाइफ को सस्टेन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का भी बहुत बड़ा रोल है। क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है वो हमेशा एक फिक्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेटल करती है। मतलब आप मैग्नेट को ऐसे ऐसे करके छोड़ देंगे, उस पर नॉर्थ साउथ मार्क होगा, वो हमेशा वहीं पर, कभी भी ईस्ट वेस्ट पे नहीं रुकेगी, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो रुकती है। दिस इज बिकॉज द अर्थ इट सेल्फ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट। अर्थ भी एक बहुत ही बड़ी मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा कि रीजन जो मैग्नेट के अराउंड होता है, हर कोई सी भी मैग्नेट होती है ना, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इट इज़ बिलीव दैट द मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन इन द अर्थ्स कोर मे बी द ओरिजिन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा माना जाता है कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, अर्थ की 3 लेयर्स हैं, हम लोग तो क्रस्ट पर रहते हैं। तो जो कोर वाली लेयर है ना हमारी अर्थ की, वहाँ पर मोल्टन आयरन है, पिघला हुआ आयरन है, और वो गोल गोल अर्थ घूमती है तो वो भी घूमता है, उसकी वजह से हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। अर्थ जो है उस पर कॉन्स्टेंटली हिट होते रहते हैं एनर्जी पार्टिकल्स स्पेस से। कुछ आते हैं बहुत, कोई दूसरे ही यूनिवर्सेस से आते हैं, एंड आर कॉल्ड कॉस्मिक रेज। तो कई अलग अलग टाइप की रेज हमारी अर्थ पर भी पड़ती रहती है, उनको हम लोग कॉस्मिक रेज बोलते हैं। कॉस्मोस यूनिवर्स है ना, जो ये अलग अलग वर्सेस है उनको बोला जाता है।
अदर पार्टिकल्स कम फ्रॉम सन एंड आर कॉल्ड सोलर विंड। तो सन से भी बहुत सारी हवाएं आती हैं हमारे अर्थ की तरफ, उसको हम लोग सोलर विंड बोलते हैं। ये पार्टिकल हार्मफुल हो सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकते हैं और हमारे ओजोन लेयर को भी ख़राब कर सकते हैं। और फिर ज़्यादा यूवी रेज आएंगी जिसकी वजह से अर्थ जो है उसको बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। थैंकफुली हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, और ये जो हार्मफुल पार्टिकल आते हैं जैसे कि जो कॉस्मिक रेज है या फिर सोलर विंड से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनको वापस भेज देता है और एटमॉस्फेयर पे एंटर करने से रोक देता है। कीपिंग आवर एटमॉस्फेयर एंड हेंस लाइफ ऑन आवर ओन प्लानट सेफ। तो फिर हमारा एनवायरनमेंट, हमारा ये सब सेफ रह पाता है। अर्थ की जो यूनिक पोजीशन है ना सोलर सिस्टम में, इसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रह पाता है। और अर्थ का जो साइज़ है, एटमॉस्फेयर है, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करती है हमारे प्लानट को कि हमारा प्लानट जो है वो मतलब इसमें लाइफ फॉर्म अच्छे से अवेलेबल है। अब हाउ इज़ लाइफ सपोर्टेड एंड सस्टेन्ड ऑन अर्थ। अब लाइफ कैसे बन रही है कि साइज़ की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये सब डिस्टेंस की वजह से, तो सही टेम्परेचर है और पानी लिक्विड फॉर्म में है। अब लाइफ सस्टेन कैसे हो रही है, तो व्हाट अलाउज लाइफ टू बी सस्टेन्ड ऑन अर्थ। अब लाइफ कैसे चल रही है अर्थ पर। अर्थ के पास राइट कंडीशंस हैं लाइफ के लिए, बट ये जो ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है ना लिविंग का नॉन लिविंग थिंग्स का, ये हेल्प करता है अर्थ पर चीज़ों को अच्छे से थ्राइव करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए। जो हमारी क्यूरोसिटी की बुक थी क्लास 6 और क्लास 7 की, उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल्स, मिनरल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से प्लांट्स में, एनिमल्स में डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं। अब हम ये चीज़ें आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं ये समझेंगे। तो एयर, वाटर एंड सनलाइट, हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेस हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं और प्लांट्स रिस्पायर करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जब प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, पानी को लेते हैं सॉइल में से और अपना खाना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना फोटोसिंथेसिस का, इस प्रोसेस में ना ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, यानी कि जो पेड़ हैं वो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसकी मदद से खाना प्रिपेयर होता है और उनका फूड बन जाता है अपना, और फिर वो ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं प्लांट्स। हमने पढ़ा कि जो सन से हीट आती है, अलग अलग रेडिएशन आती है, कुछ हीट जो है एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है जिसकी वजह से हमारा प्लैनेट गर्म रह पा रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन हो पा रहा है। इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये इफ़ेक्ट दो माइल्ड होता है, नॉर्मल सा होता है, चलता रहता है, हमारे अर्थ को जस्ट इनफ मतलब टेम्परेचर दे देता है जिससे हमारा पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में रह पाता है। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन से होता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आप कुछ टच नहीं कर रहे हैं अर्थ पर, सन की रेडिएशंस आ रही हैं। हम द अर्थ वुड लूज हीट टू स्पेस एंड बिकम टू कोल्ड विदाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो फिर तो मतलब सारी हीट बाहर ही चली जाएगी और बहुत ही ठंडी हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोगों को गर्म रखता है। पानी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए और हम लगभग 70% जो अर्थ है वो पानी से ही घिरी हुई है। यहाँ पर पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स, स्प्रिंग्स, सीज, ओशंस, ग्राउंड वाटर है ना, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पानी के। सारे के सारे वाटर के जो ये होता है ना, इसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि हाइड्रोस्फीयर किसको बोलते हैं। तो ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गई, रिवर्स हो गए, ये सब के सब पानी के जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। क्लास चैप्टर 7 जो था इससे पहले आपने पढ़ा था कि वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट। हर चीज़ पानी में आप लोग इजीली घोल सकते हैं, मतलब हर चीज़ नहीं बट मैक्सिमम चीज़ें बढ़िया घुल जाती हैं। और आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि पानी किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। मिट्टी से आप पानी के थ्रू प्लांट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। एनिमल्स में भी हमारी बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है बॉडी के टेम्परेचर को।
पानी की वजह से ही, और हमारा जो डाइजेशन है उसमें भी पानी मदद करता है, और हम लोग हाइड्रेटेड रहें उसके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो, ज़्यादातर जो अर्थ है वो पानी से घिरी हुई है और हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है पानी में, बट हमें ज़्यादा नहीं पता है डीप ओशंस के बारे में। ओशन की गहराई में एक्चुअली क्या है हमें नहीं पता है। हाइड्रोस्फीयर जो है वो मिलियंस, मतलब बहुत सारे जानवरों का घर है, जिसमें टाइनी प्लैंक्टन्स, अलग अलग पेड़ पौधे, जीव जंतु, बड़ी बड़ी वेल्स भी आती हैं। और बहुत सारे जीव जंतु हम लोग समुद्र के आज भी डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमने समुद्र की गहराई तक नहीं पता है हमें ज़्यादा कुछ। ओशन, लेक्स, रिवर्स हमें रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए। फ्रेश वाटर जो है हमें ज़रूरत होती है फ्रेश पानी की फसलों को उगाने के लिए। वाटर वेपर जो है हवा में जाती है तो उससे क्लाउड फॉर्म होते हैं, क्लाउड फॉर्म होते हैं, फिर उसके बाद उसी से ही बारिश आती है। रेनफॉल होती है तो ये रिवर्स, लेक्स और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। रेनफॉल की वजह का इफ़ेक्ट प्लांट्स पे और एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, और उसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो मतलब सर्वाइव कर रही है। अब मूविंग एयर ऑल्सो शेप्स वेदर एंड रेनफॉल, तो हवा जो एक जगह से दूसरी जगह बहती है उसकी वजह से भी जो है बारिश एक जगह से दूसरी जगह जाती है और मौसम बदलते हैं। इसकी वजह से फार्मिंग, वाटर सप्लाई और ज़मीन पर हमारी लाइफ काफ़ी इम्पैक्ट होती है। तो हमने पानी के बारे में देखा। अब हम देखते हैं सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, तो मिट्टी, पत्थर और डिफरेंट मिनरल्स जो कि हमें मिलते हैं उनके बारे में। आपके पैर के नीचे कुछ रिमार्केबल, एक बहुत ही गजब की चीज़ है, अर्थ की क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट बनी होती है पत्थरों से, मिट्टी से और डिफरेंट मिनरल से। ये हार्ड लग सकती है, लाइफलेस लग सकती है, बट जो भी चीज़ हम लोगों को ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए वो हमें इस क्रस्ट से ही मिलती है। मिट्टी में ही प्लांट ग्रो करते हैं। सारे के सारे मिनरल्स जैसे कि नमक हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, ये और एवरीथिंग सब हमें क्रस्ट से मिलता है। दिस आउटर लेयर, जो हमारे अर्थ की आउटर लेयर है, वो सपोर्ट करती है इकोसिस्टम्स जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। सॉलिड पार्ट्स जो हैं अर्थ के, इंक्लूडिंग रॉक, सॉइल्स एंड मिनरल्स, इसको हम लोग जियोस्फीयर बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जियोस्फीयर क्या होता है ना। तो जो रॉक्स हो गए, सॉलिड्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे के सारे मिलकर के जियोस्फीयर बनता है। सॉलिड जो है वो आपको कुछ भी हो सकता है, एक सिंपल सी मिट्टी, या फिर जिस ऐसे न्यूट्रिएंट रिच चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो होता है। ये न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं, जब सदियों तक जो ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि आज से 10,000 साल पहले लेट से प्लांट्स रहे होंगे, आज से 1000 साल पहले प्लांट्स रहे होंगे, फिर जानवर रहे होंगे, उनकी डेथ हो जाती है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उनकी बॉडी से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से उस पर प्लांट की ग्रोथ होती है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब हम क्रस्ट पर बहुत सारे हमारे पास लैंड फॉर्म हैं जो कि है ना, और अलग अलग टाइप के मिट्टी बहुत टाइप की होती है, पत्थर बहुत टाइप के होते हैं, है ना। बहुत सारी वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है। दिस वेराइटी अलॉन्ग विद द प्रोसेसेस दैट शेप एंड ऑल्टर देम इज कॉल्ड द जियोडाइवर्सिटी। तो जियोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब देखो बेसिकली होता है भिन्नता, और जियो जब भी शब्द आए ना तो आप समझ जाइएगा वो क्रस्ट के बारे में, पत्थर के बारे में, मिट्टी के बारे में बेसिकली मोस्टली बात की जाती है। तो जियो डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी कि जो लैंड फॉर्म्स हैं जैसे कि रॉक्स हो गए, सॉइल हो गए, जितना जितना चेंज होते हैं वो जियो डाइवर्सिटी होती है। इट हेल्प क्रिएट यूनिक हैबिटाट्स दैट वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ कैन सर्वाइव। तो मिट्टी और पेड़ पौधे, इनकी वजह से ही अलग अलग हैबिटाट्स बनती हैं और अलग अलग लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर पाते हैं। इसमें नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं नेचर के, जैसे कि जो हमारी मिट्टी हो गई, पत्थर हो गए, पानी हो गए। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये शेप करते हैं हमारी लाइफ की स्टोरी। क्योंकि आप बताते हैं कि लेट्स से कि आप कहाँ से हैं, तो आप कहेंगे आप गोवा से हैं लेट्स से, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सैंड बीचेस होते हैं, है ना, वहाँ पे ओशन है, और वहाँ पे अलग अलग टाइप के मैंगोज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये एक्चुअल उसी चीज़ पर आप सस्टेन कर रहे हैं, है ना। अब आगे देखते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं।
तो फ्रॉम चैप्टर ऑन माइक्रोब्स टू द चैप्टर ऑन इकोलॉजी वी हैव सीन दैट द अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ। कि हमने जो छोटे छोटे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने इकोलॉजी यानी कि पेड़ पौधों जीव जंतुओं के बारे में भी हमने देखा कि अर्थ जो है उसमें फुल ऑफ लाइफ है। इसमें पेड़, बड़े पेड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, टाइनी ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो भी हमें आँखों से दिखते नहीं हैं वो भी हैं, बट सारे के सारे लिविंग बींग्स हैं। along with the places where they live make up the biosphere। अब बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायो, जिस भी चीज़ में लाइफ है ना, तो आप वो बायो कहेंगे। स्फीयर एक जगह, आप तो बायोस्फीयर क्या होती है? जहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ट्रीज, हर्ब, श्रब्स, इंसेक्ट्स, टाइनी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब सर्वाइव करते हैं, ये सब साथ में रहते हैं, उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। लैंड, वाटर, एयर, जहाँ पर लाइफ इंटरैक्ट करती है और हम जिंदा रह पाते हैं, तो लैंड, वाटर, एयर, एक पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। आपने चैप्टर 12 में पढ़ा था लिविंग बींग्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर और अपने एनवायरनमेंट पर। हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे लिए खाना बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे सॉइल में जैसे कोई जीव जंतु जानवर मर जाता है तो बहुत ही टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें आंखों से दिखते भी नहीं है, वो उस जानवर को, पेड़ पौधों को ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स फिर से मिट्टी में मिल जाए और फिर प्लांट ग्रो कर पाते हैं। तो ये ना एक इकोसिस्टम का पार्ट है, इस तरीके से ही लाइफ चलती है। तो नेचर में सब एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे का काम करते हैं और लाइफ सस्टेन होती है। बैलेंस की क्या ज़रूरत है? क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ पर इतनी सारी चीज़ें हैं तो ये बैलेंस कैसे बनता है? अर्थ जो है ना एक जाइंट, एक बहुत ही बड़े टीम वर्क प्रोजेक्ट की तरह जो है नेचर काम करता है, जिस पर अलग अलग वेदर होते हैं, अलग अलग लाइफ फॉर्म सर्वाइव करते हैं। अर्थ बहुत बड़ी है, इसका जो लिविंग सिस्टम है जैसे कि ज़मीन, हवा, पानी और लिविंग थिंग्स सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं सब और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तभी लाइफ सर्वाइवल हो पा रहा है। इवन एक स्मॉल चेंज होता है ना अगर एक पार्ट में, जैसे कि अगर आपने एक जंगल काटा, उसकी वजह से रेनफॉल इम्पैक्ट होती है, उसकी वजह से उस जंगल की, उस एरिया की मिट्टी ख़राब हो जाती है, वहाँ की एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वहाँ पर रहने वाले जानवरों का घर उजड़ जाता है। तो लाइफ जो है ना अर्थ पर वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक चीज़ है, बल्कि सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल करके काम करती है एक बैलेंस में। ये बैलेंस है जो कि हमारे प्लानट को हैबिटेबल बनाता है। इस बैलेंस की वजह से ही हमारा जो प्लानट है वो जीने लायक है। दैट इज़ वाई प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना हवा को, पानी को, मिट्टी को और सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स को इम्पॉर्टेंट ही नहीं है बल्कि ज़रूरी है अगर अर्थ पर हेल्दी फ्यूचर हमें चाहिए तो। अब व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग? तो लाइफ डिसअपियर ना हो, कैसे बचा हो सके, कैसे क्या होता है? तो अगर प्लांट्स और एनिमल्स रिप्रोड्यूस ना करें, अपने बच्चे पैदा ना करें, तो लाइफ जो है इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी अर्थ से। रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कि हर टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करे और एक लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन हो सके। हम सोचते हैं कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने यंग वंस, बच्चे पैदा करते हैं जो उनके जैसे दिखते हैं, जैसे कि काव्स है ना, बछड़े बछिया को जन्म देते हैं, कैट्स से किटन्स बनती हैं। और दिस हैपन्स बिकॉज पेरेंट्स जो हैं पास ऑन इंस्ट्रक्शन टू देयर ऑफस्प्रिंग अबाउट हाउ टू डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जेनेटिक मटीरियल्स और जीन्स। तो पेरेंट्स अपने जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को और ये जीन्स स्टोर होते हैं हर सेल में, लिविंग बीइंग के हर सेल में ये जीन्स स्टोर होते हैं। आप सोच सकते हैं जीन्स एक मतलब डिटेल इंस्ट्रक्शन होता है, एक मैनुअल टाइप की होती है, हर सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि ये जीन्स जो है कि ब्लड कैसा बनना है, कुछ जीन्स गाइड करते हैं कि बोन्स, मसल्स, स्किन कैसी होनी है। टुगेदर ये इंस्ट्रक्शंस इंश्योर करते हैं कि काफ जो है वो काव ही बने और किटन जो है वो कैट बने। तो ये जो जीन्स होते हैं ना, जो जेनेटिक मटीरियल होता है, ये पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र करते हैं। मगर रिप्रोडक्शन इससे भी ज़्यादा है, सेम काइंड ऑफ लिविंग बींग्स बनाने से ज़्यादा है। ये अलाउ करता है कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पास डाउन होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो थोड़े बहुत चेंज भी होते हैं। कई बार ये चेंज हेल्प करता है प्लांट्स और एनिमल को सर्वाइव करने के लिए नए एनवायरनमेंट में। एग्जाम्पल के लिए ओवर टाइम जो कैमल्स हैं उन्होंने हम्प को डेवलप किया ताकि वो फैट को
स्टोर कर सके, ताकि वो मतलब डेजर्ट में सर्वाइव कर सके। हम्प पानी नहीं, हम्प फैट स्टोर करता है। इवन माइक्रोब्स जो है ना वो इवॉल्व करे, कुछ बैक्टीरिया हो गए, उन्होंने लर्न करना मतलब सीख लिया इवॉल्व हो करके कि खुद को कैसे बचाया जा सकता है, कुछ रेजिस्टेंट हो गए एंटीबायोटिक्स से, और आज भी मतलब फिर नए एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट हुआ ताकि उनको ख़त्म किया जा सके, है ना। ओवर मैनी जनरेशन्स ये चेंजेस आते हैं, थोड़े थोड़े से नए नए फीचर्स डेवलप होते रहते हैं बींग्स में, सारे के सारे लिविंग बींग्स में। तो रिप्रोडक्शन अपनी कॉपी ही नहीं बनाता है, बल्कि एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से जीना है वो एडॉप्शन भी बॉडी में अपने आप आता है। बट हाउ कैन द सेम प्रोसेस लीड बोथ टू सिमिलैरिटी, मतलब ये प्रोसेस है कि काव जो है वो उसका बच्चा काव जैसे बनेगा, बल्कि वेरिएशन की कुछ चीज़ें उसमें कलर, हाइट और ये सब अलग अलग होंगी। ये एक फैसिनेटिंग पजल है, ये मतलब बहुत सारी फैक्टर्स पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। दो टाइप के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होते हैं, जिसमें यंग वंस एग्जैक्टली सेम होता है अपने पेरेंट्स की तरह, और एक होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें यंग वन जो बच्चा होता है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता पेरेंट की तरह, थोड़ा डिफरेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, तो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक ही पेरेंट होता है इसमें। तो जो पेरेंट है उसका बच्चा सेम टू सेम पेरेंट जैसा ही होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं नए इंडिविजुअल, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है उनकी, तो उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्लियर होता है कि सेम टू सेम बनना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंस्ट्रक्शन दो पेरेंट से आते हैं, तो इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग बच्चा होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है पेरेंट्स की। तो जो बच्चा पैदा होता है अगर दो पेरेंट्स से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो दोनों से इंस्ट्रक्शन लेता है और एक मिक्स सा होता है वो दोनों पेरेंट्स का। तो ओवर मैनी जनरेशन ये जो स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं ये ऐड अप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और एक नई लाइफ फॉर्म बन जाती है। अब हम एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कई सारे जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं व्हेन एनी पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि लीफ, स्टेम और रूट जो है वो प्लांट कर देते हैं सॉइल में। तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि आपने कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं कि उनकी पत्ती आप लगा दो घास में तो पूरा का पूरा प्लांट उग जाता है। जड़ से तो देखो उगते ही हैं मोस्टली सारे के सारे, किसी किसी की नॉर्मल सी एक स्टेम लगा दो उससे उग जाते हैं, जैसे कि रोज़ की। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बैम्बू शुगर केन ग्रो होते हैं, ठीक है, आई हैव नेवर सीन देयर सीड्स, तो उनको डायरेक्ट उनकी स्टेम्स को ही लगा दिया जाता है। तो आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है कि आलू को बो दो ऐसे ही तो उगाएगा, और इसको अदरक को बो दो। तो ये अलग अलग टाइप के आप कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि प्लांट्स ही नहीं, माइक्रोब्स जैसे कि कुछ सिंपल एनिमल्स वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है प्लनेरिया। इंपॉर्टेंट है कि प्लनेरिया मतलब होता है वो खुद दो में ब्रेक हो जाता है, एक होता है फिर जब उसे रिप्रोड्यूस करना होता है तो वो दो में ब्रेक हो जाता है और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो दो ही बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा खुद दो में टूट जाता है। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अलगे रीग्रो कर सकते हैं अपना, अगर उनका कोई पार्ट एल्गी का कट जाता है तो वो खुद से उस पार्ट को रीग्रो कर लेते हैं। हाइड्रा एक अनदर सिंपल एग्जाम्पल है जो कि छोटी छोटी बर्ड्स अपने में से निकाल देता है और नया इंडिविजुअल वो बना देता है। प्लेनेरिया एक टाइप का प्लेटफॉर्म है जो रीग्रो होता है अपनी बॉडी के टूटे हुए भाग से भी। तो ये ना आपको याद रखना है, मैंने आपको फटाफट बता दिया इनके नाम, पर आपको ना एमसीक्यू में आ सकते हैं कि कौन क्या क्या करता है। कि प्लेनेरिया क्या करता है, एक फ्लैट वॉर्म होता है और अपनी बॉडी के किसी पार्ट से वो रीग्रो हो जाता है। हाइड्रा एक दूसरा सिंपल एनिमल है जो कि एक छोटी सी बर्ड को ग्रो करता है, फिर उसके बाद फेल ऑफ हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये एग्जाम्पल हैं सारे के सारे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हमेशा दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये जो रिप्रोडक्शन होता है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, यूजुअली एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो ये एनिमल्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इवन जो फूल होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में भी
वो भी, उसमें भी एक पार्ट फीमेल होता है और एक पार्ट मेल होता है, और उससे ही नेक्स्ट रिप्रोडक्शन होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट, उसमें भी 2 मेटिंग टाइप्स होते हैं और जो कि पेरेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल सेल। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो यू माइट हैव वंडर इफ बोथ पेरेंट्स पास देयर जेनेटिक मटीरियल टू मेक अ न्यू जनरेशन या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म, तो क्या चाइल्ड के पास डबल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे और हर जनरेशन में क्या ये डबल अप नहीं होते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर पेरेंट का एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसको हम लोग गैमीट बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स के पास ना गैमीट्स होते हैं। ये कैरी करते हैं ओनली हाफ ऑफ द पेरेंट्स जेनेटिक मटीरियल, सिर्फ हाफ ऑफ द पेरेंट्स जेनेटिक मटीरियल ट्रैवल करता है एक गैमीट। व्हेन मेल और फीमेल गैमीट्स जॉइन, जब मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट जॉइन होता है, वो एक नया सेल बना देते हैं जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल का भी एक गैमीट होता है, फीमेल का भी एक गैमीट होता है, और हाफ इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन मेल से आते हैं और हाफ फीमेल से आते हैं, और जब वो मिलता है तो एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बन जाता है नई सेल का। बेबीज़ एग्जैक्टली मोस्टली अपने या तो मदर या फादर की तरह बिल्कुल सेम टू सेम नहीं लगते हैं। इवन ब्रदर सिस्टर्स जो सेम फैमिली के होते हैं वो अलग लग सकते हैं एक दूसरे से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेबी गेट्स अ मिक्स्ड ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स थ्रू गैमीट्स। ठीक है, तो मिक्स दोनों पेरेंट्स से गैमीट्स लेते हैं ना, इसलिए वो एग्जैक्टली सेम नहीं लगते हैं। हर गैमीट जो है वो कैरी करता है डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम थिंग्स, जैसे कि आई का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, वो अलग अलग पेरेंट्स से जो है बच्चा इनहेरिट करता है। ये इंस्ट्रक्शन मिक्स होते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो मेल होता है उससे स्पर्म आता है और फीमेल का जो गैमीट होता है उसको हम लोग एग बोलते हैं। ये दोनों जॉइन करते हैं और बेबी फॉर्म होता है। ये इंस्ट्रक्शन मिक्स होते हैं अलग अलग तरीके से और एक यूनिक बेबी फॉर्म होता है। इसलिए जो वन चाइल्ड में इनहेरिट, मतलब एक बच्चे की नाक पेरेंट्स मदर जैसी हो सकती है और आंखें जो हैं फादर जैसी हो सकती हैं। ये नॉर्मल सा है, इंस्ट्रक्शन बुक जो भी आई थी उसमें से क्या क्या बच्चे ने के सेल ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो मेल गैमीट होता है उसको हम स्पर्म बोलते हैं और जो फीमेल का गैमीट होता है औरत का उसको हम एग बोलते हैं। अब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये हम लोग देखेंगे। चलो ये देखो, प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स में जो प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल गैमीट। ठीक है, फ्लावर के अंदर ही दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमीट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो कि होते हैं फ्लावर में, पॉलन वो होता है मेल गैमीट। ठीक है, पॉलन मेल गैमीट होता है। जो ओव्यूल्स होते हैं वो प्लांट के बहुत इनसाइड अंदर की तरफ होते हैं फ्लावर के, उसको फीमेल गैमीट बोला जाता है। तो बिल्कुल अंदर की तरफ ना ओव्यूल होते हैं फ्लावर के, उसको हम लोग फीमेल गैमीट बोलते हैं। पॉलन जो है इज कैरीड टू अनदर फ्लावर बाय विंड, इंसेक्ट्स और एनिमल्स। तो जो पॉलन होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं, वो अलग अलग जानवर या हवा से किसी दूसरे प्लांट पर जाकर के गिर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलन इज कैरीड टू अनदर फ्लावर बाय विंड, इंसेक्ट्स और एनिमल्स, इसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट्स कंबाइन करते हैं इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हाँ, तो जो एंथर हो गया ना वो हमारा मेल, पॉलन ग्रेन्स फाउंड इनसाइड द एंथर ऑफ फ्लावर आर मेल गैमीट। तो एंथर जो है फ्लावर का, उसके अंदर पॉलन्स होते हैं, वो हमारा मेल गैमीट होता है और जब मिलते हैं तो रिप्रोडक्शन हो जाता है, फॉर्मिंग अ जाइगोट दैट बिकम अ सीड। तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो जो बेबी होता है इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। मतलब बेबी, बड़ा बेबी होने से पहले जो स्टार्ट वाला फॉर्म होता है उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ये ना बड़े अलग अलग नाम दे रखे हैं इन्होंने ना, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फीमेल गैमीट होता है फूल का उसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। जो मेल गैमीट होता है
वो एंथर के अंदर होता है, उसको हम लोग पॉलन बोलते हैं। फिर जब ये मिलते हैं तो पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, और वो जाइगोट ही बीज बनता है, सीड बनता है। द फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्लावर अराउंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो ओव्यूल के बाहर जो चमकदार सा पार्ट होता है वो फल बन जाता है। जब बर्ड्स और एनिमल्स खाते हैं फल को, तो सीड्स जो है वो उसको पॉटी के थ्रू गिरा देते हैं कहीं भी, और उससे जो है पेड़ उग जाते हैं। हेल्पफुल वे है प्लांट्स के लिए स्प्रेड होने का। दैट्स हाउ बनियन सीड, एक बनियन का सीड जो है बर्ड ने खाया, फिर उसके बाद सीड को जो है उसने कहीं गिरा दिया, बारिश आई और फिर पेड़ उग गया। जब सीड्स को पानी मिलता है तो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं मिट्टी में से, और फिर उसके बाद जर्मिनेशन हो जाता है और बढ़िया वो बड़ा पेड़ बन जाता है। तो यहाँ पे फूल के अंदर एंथर होता है, एंथर के अंदर पॉलन होता है, ओव्यूल होता है, फिर उसके बाद जब ये मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से वो सीड बनता है, और ओव्यूल के बाहर फ्लैशी सा थोड़ा चमकीला सा चिकना सा पार्ट होता है, वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। फिर चिड़िया वड़िया या फ्रूट वगैरह कोई खाता है, फिर उसमें से वो सीड कहीं गिरा देते हैं, वो सीड ज़मीन में गिरता है, फिर उसके बाद मिट्टी में दब जाता है, फिर बारिश आती है तो पानी से फिर उसको न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, फिर उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और अभी तो है चैप्टर थोड़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट बेबी से पहले है ना जो बनता है, तो एक एग का सेल और स्पर्म जब मीट करते हैं, ये दोनों जब मिलता है तो एक जाइगोट फॉर्म होता है। एनिमल्स में जो गेमीट्स होते हैं उनको मेल में हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल में एग बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी हो सकता है, जैसे जानवरों की अगर हम बात करें, जैसे कि फ्रॉग्स की बात करें, तो वो वाटर में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि मेल जो है वो स्पर्म को इजेक्ट कर देता है पानी में, और फीमेल एग को पानी में निकाल देती है। फिर पानी में जो स्पर्म है और एग है वो कंबाइन हो जाते हैं और एक जाइगोट फॉर्म हो जाता है। एनिमल्स में जो है डेवलपमेंट होता है जाइगोट का एम्ब्रायो में, ऑल्सो टेक्स प्लेस इन वाटर। तो इस तरीके के एनिमल्स जो अपना स्पर्म और एग पानी में छोड़ देते हैं, इसमें जाइगोट यानी कि जो बेबी की इनिशियल फॉर्म होती है वो पानी में ही फॉर्म हो जाती है, और जाइगोट से एम्ब्रायो वो बन जाता है। तो पहले जाइगोट जो बिल्कुल इनिशियल फॉर्म होती है, फिर उसके बाद वो एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये हुई फ्रॉग टाइप के जानवरों की बात। अगर बर्ड्स या फिर मैमल आप बोलेंगे स्तनधारी जानवर जो अपने बच्चों को जैसे दूध पिलाते हैं, तो बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए और ह्यूमंस, उनका जो स्पर्म होता है आर डिपॉजिटेड इनसाइड द फीमेल। तो चाहे ह्यूमंस की बात करें, डॉग्स की बात करें, कैट्स की बात करें, इसमें जो मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है और वहाँ पर एग से मीट करता है और वहाँ पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इस स्टेप के बाद बर्ड्स या फिर मैमल्स में अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो ये जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, फीमेल उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। जैसे चिड़िया अपना अंडा दे देती है ना, फिर उसके ऊपर बैठती हैं, उसको सेकती हैं और उसका ध्यान रखती है जब तक वो बड़ा बच्चा नहीं बन जाता है ना। इस तरीके से होता है बर्ड्स में। तो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनता है और एग की फॉर्म में वो फिर बाद में हैच हो जाता है और नया चूज़ा बन के निकल जाता है। अब देखो, थिंक अबाउट हाउ मच फूड द फीमेल पेरेंट हैज़ टू put into each egg. It has to last for the developing embryo until it hatches. This is one strategy to supply of nutrition to the embryo. तो बेसिकली यहाँ पर हमें बर्ड की बात बताई गई है कि जाइगोट जब उसकी बॉडी में बनता है, फिर उसके बाद उसको मतलब पर्टिकुलर फूड जो है मदर पास ऑन कर देती है अपनी बॉडी में, फिर उसके बाद वो एग के फॉर्म में हैच हो जाता है, बाहर निकल जाता है। पर ज़्यादातर जो मैमल्स है, जो दूध देने वाले स्तनधारी जीव, जहाँ पर बच्चे दूध पी करके बड़े होते हैं मदर का, उसमें क्या होता है, उसमें मदर की बॉडी के अंदर ही बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, फिर एम्ब्रायो में बॉडी की
फीमेल की मतलब बॉडी के अंदर ही होता है। जैसे हम फीमेल्स में देखते हैं मदर के पेट में ही बच्चा जो है पूरा बड़ा होता है, तो मदर की बॉडी में ही उस बच्चे को सारा खाना, ऑक्सीजन मदर की बॉडी से ही मिल रहे होते हैं, जब तक वो पूरी तरीके से ग्रो ना हो जाए कि वो बाहर मतलब सस्टेन कर सके। अलग अलग वे होते हैं न्यूट्रिशन के, बेबी के को जो बॉडी के अंदर मदर से न्यूट्रिशन मिल रहा होता है अलग अलग तरीके से मिल रहा होता है। चिड़िया तो अंडे दे देती हैं, पर जो एक अगर हम ह्यूमन बेबी की बात करें तो वो मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहा होता है। अब दोनों के अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि अंडा दे दिया जाए या फिर मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट हो। तो ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि आगे का प्रोसीजर क्या होता है। पर चाहे डॉग्स है, चाहे कैट्स है, चाहे ह्यूमंस है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अब आगे आता है कि थ्रेट्स टू लाइफ क्या है अर्थ पर। तो अर्थ पर बहुत मतलब लाइफ पनप रही है, आगे बढ़ रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारी अर्थ पर आ रही हैं। और वो किस किस वजह से, देखो बैलेंस नेचर बना करके रखता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, बट ह्यूमन इंसानों के एक्शन से ना ये बैलेंस काफ़ी हद तक अब डिस्टर्ब भी हो रहा है। एक छोटा सा चेंज ग्लोबल टेम्परेचर में ऑक्सीजन के लेवल जो है वो बिगाड़ सकता है, और ओजोन लेयर अगर हमारी सही से नहीं रही, ओजोन लेयर में जैसे कि छेद हो रहे का एक प्रोसेस होता है, अगर ऐसा हुआ तो हार्मफुल यूवी रेज अर्थ तक आ जाएंगे और बहुत सारा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा जो एनवायरमेंटल चैलेंज है आज हम फेस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, हमारे सीजन्स बदल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं अब वो नहीं रहे हैं, क्योंकि इंसान क्या कर रहा है, जंगल काट रहा है ना। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये मतलब इन तीन चीज़ों को ना हम लोग बोलते हैं ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस क्या है। तो पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस और क्लाइमेट चेंज। तो आप देखते हैं हम क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। तो हम जो कोयला बर्न करते हैं या फिर तेल बर्न करते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब अर्थ का जो डेलिकेट बैलेंस है वो बना रहता है नॉर्मली, बट अगर आप बहुत ज़्यादा फोसिल फ्यूल बर्न करोगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज़ होगा, और ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से होती है। नॉर्मली अर्थ जो है अपना बैलेंस बना लेती है, क्योंकि पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, छोटे छोटे से टाइनी प्लैंक्टन्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा फोसिल फ्यूल को बर्न करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा कार्बन है ना, ये मतलब लॉक नहीं कर पाएगा, अंडरग्राउंड चल जाएगा मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी एनवायरनमेंट में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और क्लाइमेट बदलने लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। अर्थ जो है इससे कार्बन को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, अर्थ हीटअप होने लगेगी। ये थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ टेम्परेचर ना आइस कैप को मेल्ट कर सकता है, सी लेवल राइज हो सकते हैं, कई जगहों पर बाढ़ें आ सकती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो सकती है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और कहीं पर बिल्कुल भी बारिश ना हो। बहुत सारे जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो ख़त्म होने लगेंगे, और टेम्परेचर पर बहुत ही लॉन्ग टर्म चेंजेस होंगे। और इस जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, रेनफॉल चेंज हो रहे हैं, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज हो गया। अब हम देखते हैं, देखो पोल्यूशन तो हमें पता ही है कि कई टाइप की पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, जो ये प्लास्टिक हो गई, फैक्ट्री का धुआं हो गया, व्हीकल्स का धुआं, इन सब से हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम लोग समझते हैं कि जब नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होती है, जहाँ पर देखो जंगल है, वो जानवर और पेड़ वहाँ पर रहते हैं, उनको काट दिया जाता है तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। जब नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स डिसअपियर हो सकते हैं, इकोसिस्टम उससे ख़राब हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने चैप्टर 12 में देखा था, अगर घास ख़त्म हो जाएगी तो घास खाने वाले जानवर जैसे कि डियर, ग्रास हॉपर, ये नहीं बच पाएंगे, ये हर्बीवोर होते हैं जो घास खाते हैं। अगर हर्बीवोर नहीं बचेंगे तो टाइगर, फॉक्सेस, ये किन्हें खाएंगे, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बैलेंस होता है नेचर का, वो टूट जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, लाइफ आगे सपोर्ट नहीं हो पाएगी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। अब पोल्यूशन क्या, एयर पोल्यूशन फैक्ट्री से, व्हीकल से, फोसिल फ्यूल जलाने से है ना, बहुत हार्म करता है हमारे नेचर को। क्रॉप बर्निंग होती है और इसकी वजह से एसिड रेन हो रही है, जिसकी वजह से प्लांट्स और ज़्यादा मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ख़राब हो जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करता है हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ को, वाटर सप्लाई को,
वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को ख़राब करता है और ह्यूमन की हेल्थ को भी जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हो रहा है। अब अर्थ पर लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को ना पोल्यूशन कम करना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बहुत एक्सेसिव कंजम्पशन ही चीज़ों को हमें बचाना पड़ेगा। हमारी अर्थ फ्लरिश कर सकती है अपने डेलिकेट बैलेंस के साथ, और अगर हम उस पर बहुत ज़्यादा छेड़खानी ना करें तो। बट अगर ये बैलेंस ह्यूमंस लगातार बिगाड़ते रहे अपने एक्शन से, एग्जाम्पल के लिए अगर थोड़ी सी भी कम हो गई ना ऑक्सीजन या फिर तो और टेम्परेचर बढ़ गए तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अगर ओजोन थोड़ी सी कम हो गई एटमॉस्फेयर में तो मतलब लाइफ बेसिकली अर्थ पर ख़त्म टाइप की हो जाएगी। तो हम लोगों को खुद को बचाने के लिए इन चेंजेस को नहीं होने देना है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, एवर हर्ड ऑफ, तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो क्या करता है 1987 में आया था, जो CFCs होती है हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोका गया जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी। फिर अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जो बायोडाइवर्सिटी को क्लाइमेट चेंज को मतलब क्लाइमेट चेंज ना हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, इसके लिए थी। क्योटो प्रोटोकॉल आई, फिर 2005 में पेरिस एग्रीमेंट आया 2015 में कि भाई देखो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अर्थ का टेम्परेचर बहुत एक्सेसिव नहीं बढ़ जाना चाहिए। तो ये सारे ना स्टेप्स हैं कि किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अब वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट है। फैक्ट्री से, फार्म से प्लास्टिक वेस्ट हमारे जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे पानी को पीने योग्य नहीं रहने देते हैं। या फिर जानवरों के इस्तेमाल के लिए, जैसे कि जानवर पानी पीते हैं, मछलियाँ उसमें रहती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती है अगर टेम्परेचर पानी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल हमारा अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हमारी क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो रही है, क्रॉप की उपज भी कम हो रही है, हार्मफुल सब्सटेंस फूड चेन में आ रहे हैं। हम लोगों को बेटर वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फार्मिंग प्रैक्टिसेस बेटर करनी पड़ेंगी। तो हमने देखा कि अर्थ में हाइड्रोस्फेयर होता है, बायोस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, जियोस्फेयर होता है। ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर एक भी डैमेज होगा ना तो वो दूसरे को इम्पैक्ट करेगा। तो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस को हमें कम करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है ज़्यादा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेज हमें यूज़ करने चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। लोकल कम्युनिटीज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं ताकि एनवायरनमेंट को हम लोग बचा कर रखें। हर कोई हेल्प कर सकता है, हम चीज़ों को रीयूज़ करें, रिपेयर करें, रिसाइकल करें, है ना, जैसे कि अपने कपड़े रीयूज़ करें, प्लास्टिक का कंजम्पशन हम लोग कम करें। छोटे छोटे एक्शंस जो है एनर्जी को बचाने में मदद करेंगे, पानी को भी हमें बचाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी अगर हम अपने लेवल पे भी ट्राई करें तो काफ़ी बड़ा वो इफ़ेक्ट दिखाती हैं। कंक्लूजन में कहेंगे कि लाइफ को सस्टेन करना है हमें अपने एक्शन से, लोकल कम्युनिटीज़ से लेकर के ग्लोबल लीडर्स तक को एक्शन लेने पड़ेंगे हमारे इस धरती को बचाने के लिए। हम सब साथ में काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबली रहेंगे तो फिर हमारे प्लानट का फ्यूचर भी सही रहेगा। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।